हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक्स हंटर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है और उसकी एप्लीकेशन हम कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं वो बताया था। तो उसमें हमारा एक टॉपिक छूट गया था जो था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। तो इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से अराइज होती है। तो मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पे डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है वैसे वैसे कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट जो निगेटिव चार्ज होगा उसको डिक्रीज करेगा, और जितना निगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। मतलब कि प्लस आई इफेक्ट जितनी ज़्यादा होगी कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कम होगी। ओके, वन मोर कंसेप्ट कि इंडक्टिव इफेक्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस जितना इंक्रीज होगा इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट है Ca3 माइनस, सेकंड है Ca3CH2 माइनस, थर्ड है Ca3CH Ca3 माइनस एंड Ca3 3 टाइम्स C माइनस। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट जो Ca3 माइनस है उसमें कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगी, तो इसको हम छोड़ देते हैं। सेकंड को देखते हैं। तो सेकंड में जो Ca3 होगा वो अपनी प्लस आई इफेक्ट से क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। ओके, और जो थर्ड वन है उसमें दो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी कंपेयर टू सेकंड ऑप्शन। ओके, और यहाँ पे तो तीन माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। मतलब कि नेगेटिव चार्ज जितना इंक्रीज होगा स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। मतलब कि इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे देखिए 3 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है एंड 5 मेंबर रिंग है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि साइज ऑफ रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जितनी ज़्यादा रिंग बड़ी होगी उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उतनी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, फिर उससे कम 4 मेंबर और उससे कम 5 मेंबर। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1, 2 एंड 3, और यहाँ पे आएगा 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो सभी वीडियो के जो हमने लास्ट पढ़े थे उसमें इंडक्टिव इफेक्ट का कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। परसेंटेज एस कैरेक्टर डिपेंड करेगा थीटा, मतलब कि बॉन्ड एंगल पे। जितना बॉन्ड एंगल ज़्यादा उतना परसेंटेज एस कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, और उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, और उतनी ही माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगी, और जितनी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगी उतना ही कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये पूरा कंक्लूज़न है जो हमें क्वेश्चन करने में इसका यूज़ करना है। तो अगर आप अभी कॉपी लेके बैठे हैं तो उसमें ये सब नोट कर दीजिए, और नोट करने के बाद शॉर्ट नोट में ये कंक्लूज़न लिख दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवीजन के टाइम पे। ओके, तो चलिए आज का जो सेकंड एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट का वो स्टार्ट करते हैं। तो वो है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की
रिएक्टिविटी हम इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है CH3CH2X, X यहाँ पे कोई भी हैलोजन ग्रुप है। सेकंड है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड थर्ड है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो हम इन तीनों की रिएक्शन AgNO3 के साथ करते हैं तो प्राइमरी वाला रिएक्शन नहीं देता, सेकेंडरी वाला भी नहीं देता और कोई भी पीपीटी फॉर्म नहीं करता। बट जो टर्शरी वाला ग्रुप है, मतलब टर्शरी वाला जो अल्काइल हैलाइड है वो रिएक्शन देगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही क्लोरीन या फिर कोई भी हैलोजन रिमूव होता है टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। और लास्ट वीडियो में हमने प्लस आई इफेक्ट से टर्शरी कार्बोकैटायन कैसे स्टेबल है वो देखा था। तो इस वजह से हमें X माइनस अवेलेबल होगा जो Ag+ के साथ पीपीटी बनाएगा। ओके, और यहाँ पे जो फर्स्ट है एग्जांपल, यहाँ पे जैसे ही हैलोजन दूर होगा यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट होता है और यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन जनरेट होता है। तो इस वजह से उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं बनती, तो वहाँ पे रिएक्शन होने के चांस कम है या फिर पीपीटी बहुत ही कम होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे ये कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीपीटीज फॉर्म्ड। मतलब कि जितने ज़्यादा पीपीटी हो के उस तरीके से हमें इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे जैसे ही क्लोरीन रिमूव होगा तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट होगा, यहाँ पे 2 डिग्री एंड यहाँ पे 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल होगा और जितनी ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी उतना ही क्लोरीन को वो इजीली लीव करेगा, और क्लोरीन जितना ज़्यादा होगा उतने ही पीपीटी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे आंसर होगा 3, 2, 1। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पीपीटीज ऑफ AgX व्हेन ट्रीटेड विथ AgNO3। तो इस क्वेश्चन में हम कुछ रेजोनेंस के भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर आपको रेजोनेंस पहले से ही पता है तो आप इसे इजीली समझ आएंगे, अगर आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पे जब इंडक्टिव इफेक्ट ख़त्म हुआ उसके बाद रेजोनेंस पढ़ाने ही वाले हैं, तो वो तब आप समझ लेना। तो चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब भी क्लोरीन रिमूव होगा तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट होगा। बट ये जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है वो फिनाइल रिंग के रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज होगा। तो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा और जितना कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उतने ही ज़्यादा पीपीटीज आएंगे। तो ये फर्स्ट कंपाउंड भी पीपीटीज देगा। सेकंड है PH CCl PH। तो इसमें जब भी क्लोरीन रिमूव होगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन जनरेट करेगा और जो कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होगा। तो जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल उतने ही पीपीटीज ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पर भी पीपीटीज फॉर्म होंगे। थर्ड एग्जांपल है एलाइल हैलाइड। तो इसमें जैसा ही X एटम रिमूव होगा प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट होगा जो कि रेजोनेंस से स्टेबल होगा और इसको बोलेंगे हम एलाइल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर भी पीपीटीज फॉर्म होंगे। फोर्थ एग्जांपल है CH3OCH2Cl। तो जब इसमें से क्लोरीन दूर होगा तो इसमें प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट होगा जो कि प्राइमरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, पर यहाँ पे उसके पास वाले एटम ऑक्सीजन है, आई मीन टू से ऑक्सीजन है। तो वो क्या करेगा, अपनी +R इफेक्ट से, मतलब अपने लॉन पे उसको डोनेट करेगा और इस वजह से प्राइमरी कार्बोकैटायन भी स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ पर भी पीपीटीज फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है N-Ame2CH2Cl। तो यहाँ पे जब भी क्लोरीन रिमूव होगा तब यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट होगा और सिमिलरली यहाँ पर भी लॉन पेयर की वजह से कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर का एग्जांपल, और इसमें भी जब कार्बोकैटायन
जनरेट होगा वो भी लोन पेयर जो पास वाले एटम के लोन पेयर की वजह से स्टेबिलाइज होगा। तो यहाँ पर भी पीपीटीज फॉर्म होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन में देख यहाँ पे क्लोरीन जैसे ही रिमूव होगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन जनरेट होगा और जो पास वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से स्टेबिलाइज होगा। तो यहाँ पर भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो मतलब क्लोरीन इजीली लीव होगा और जो ज़्यादा पीपीटी बनाएगा, तो इसमें भी पीपीटीज फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है 3 मेंबर रिंग में बाहर क्लोरीन है और जैसे ही क्लोरीन लीव करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के बाद जो सिस्टम बनती है वो एरोमेटिक सिस्टम बनती है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर भी पीपीटीज फॉर्म होंगे। एरोमेटिसिटी हम जीओसी के बाद ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एरोमेटिसिटी के लेक्चर्स में आपको समझा दूंगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए जैसे ही यहाँ से क्लोरीन लीव करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा जो कि 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगी जो कि एरोमेटिक होगी, तो जिसकी वजह से कार्बोकैटायन स्टेबल होगा और क्लोरीन ज़्यादा मिलेगा और उससे पीपीटीज फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए जैसे ही क्लोरीन लीव करता है पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, जो पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से रेजोनेंस से स्टेबल होता है, तो यहाँ पर भी पीपीटीज फॉर्म होंगे। देखिए 11 नंबर में जैसे ही क्लोरीन दूर होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा जो कि रेजोनेंस से स्टेबल होगा, तो यहाँ पर भी पीपीटीज फॉर्म होंगे। सिमिलरली जैसे ही यहाँ पे क्लोरीन लीव करेगा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, तो यहाँ पर भी पीपीटीज फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है 13 नंबर। इसमें भी क्लोरीन जैसे ही लीव करेगा टर्शरी कार्बोकैटायन जनरेट होगा जो कि स्टेबल है, इसलिए ये भी पीपीटीज देगा। नेक्स्ट है 14 नंबर। यहाँ पर भी क्लोरीन जैसे ही दूर होगा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, तो यहाँ पर भी पीपीटीज फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है 15 नंबर। तो यहाँ पे जैसे ही क्लोरीन रिमूव होगा प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट होगा और यहाँ पे हम रेजोनेंस में पढ़ेंगे डांसिंग रेजोनेंस के बारे में। बेंट ऑर्बिटल की वजह से ये प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, तो यहाँ पर भी पीपीटीज फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है 16 नंबर। इसमें जैसे ही कार्बोकैटायन जनरेट होता है ये sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज ये कार्बोकैटायन मतलब कि ये कार्बन बियर नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा, तो यहाँ पर पीपीटीज नहीं फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है विनाइल हैलाइड। तो इसमें भी जैसे ही क्लोरीन दूर होता है sp2 हाइब्रिड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है जो कि स्टेबल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर भी पीपीटीज फॉर्म नहीं होंगे। नेक्स्ट 18 नंबर। तो इसमें भी कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिड कार्बन पे जनरेट होता है, इसलिए ये भी पीपीटीज नहीं देंगे। नेक्स्ट है 18 नंबर। तो यहाँ पर भी जैसे ही क्लोरीन दूर होता है पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और ये रेजोनेंस की वजह से भी स्टेबल हो सकता है, बट यहाँ पे 4 सिस्टम होगी जो कि एंटी एरोमेटिक होगी और एंटी एरोमेटिक होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे क्लोरीन लीव नहीं करेगा और पीपीटीज भी फॉर्म नहीं होंगे। नेक्स्ट है 3 मेंबर रिंग जिस पे फ्लोरीन है और जैसे ही इसकी SbF5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो फ्लोरीन यहाँ से निकल जाता है और कार्बोकैटायन जनरेट करता है जो कि एरोमेटिक है और एरोमेटिक होने की वजह से ये बहुत ही स्टेबल होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से पीपीटीज देता है। सिमिलर यहाँ पर भी फ्लोरीन जैसे ही रिमूव होगा कार्बोकैटायन जनरेट होगा और पूरी सिस्टम एंटी एरोमेटिक बनेगी,
तो जिसकी वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, इसीलिए यहाँ से फ्लोरीन निकलेगा नहीं और रिएक्शन भी होगी नहीं। ओके, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो फ्रेंड्स, कार्बोनिल ग्रुप है, अगर हम किसी भी रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि रिएजेंट में दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसी वजह से जो निगेटिव चार्ज होगा, पार्शियली निगेटिव चार्ज, वो ऑक्सीजन पे होगा और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे होगा। तो इसीलिए ये जो कार्बन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगा। तो रिएजेंट को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, तो जो न्यूक्लियोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करती है जस्ट लाइक दिस, और यहाँ से जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाता है और इस तरीके से सिस्टम बनती है। और यहाँ पे निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होगा। अब ये जो निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी और प्रोडक्ट बनाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमें रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें से हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, जो C+O है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। तो उसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बोनिल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, वैसे वैसे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है उसकी भी रेट इंक्रीज होगी, क्योंकि जितनी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी उतने ही अच्छे तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी जैसे ही कार्बोनिल ग्रुप की इंक्रीज होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की भी रेट इंक्रीज होगी। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है, फिर है एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन है। तो देखिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन ग्रुप है जिनकी कोई इफेक्ट लगती नहीं है। नेक्स्ट है एसिटाल्डिहाइड। तो इसमें जो मिथाइल ग्रुप है उसकी प्लस आई इफेक्ट होती है, तो वो क्या करेगी, इसका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है उसको डिक्रीज करेगी, मतलब कि उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी को वो डिक्रीज करेगी। तो इस वजह से एसिटाल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज होती है। सिमिलरली यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप अपनी दो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है, सिमिलरली वहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी डिक्रीज होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन अगर डिक्रीज होता है तो रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी डिक्रीज होगा, और जो के इक्विलिब्रियम होगा वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि के इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करेगा, इस पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट पे, और वो ही अगर कम बनेगा तो वो जो के इक्यू होगा वो भी कम होगा। तो ओके, तो इस तरीके से हम ये कॉन्सेप्ट समझे। और नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो फ्रेंड्स, इसको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत ही काम पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप्स है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है और उसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स कैसे है वो देखते हैं। तो फिर सबसे पहले है यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है जिनकी कोई इफ़ेक्ट नहीं होती और इनकी साइज़ भी कम होती है, तो वो यहाँ पे स्पेस इजीली प्रोवाइड कर पाएंगे कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर पाए। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल से। नेक्स्ट है RCHO। तो यहाँ पे जो R ग्रुप है उसकी प्लस
आई इफेक्ट, मतलब अल्काइल ग्रुप की प्लस आई इफेक्ट से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज होगी। यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है और जो पास वाले कार्बोनिल कंपाउंड है उस पर 2 प्लस आई वाले ग्रुप हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी और डिक्रीज हो रही है। फिर नेक्स्ट है RCOOR, तो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर की वजह से जो रेजोनेंस होगा और प्लस आर इफेक्ट की वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और भी डिक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट है अमाइड। तो अमाइड में जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली कार्बोनिल को दे पाएगा। तो यहाँ पर भी प्लस आर इफेक्ट की वजह से कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज होगी, इसलिए न्यूक्लियोफाइलिक रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ओके, और यहाँ पर तो कम्प्लीटली रेजोनेंस होगा, तो इस वजह से इस कार्बोनिल ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ही डिक्रीज होगी, इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बहुत ही कम रिएक्शन देता है। ओके, तो ये जो सभी कॉन्सेप्ट है हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज़ होते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखे हैं। सपोज मेरे पास इथाइल एसिटोएसीटेट है, तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है एस्टर एंड एक है कीटोन। तो अगर मैं उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाता हूँ तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी है। एक, जो मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा R- वो आइदर कीटोन पे अटैक कर सकता है और एस्टर पे अटैक कर सकता है, मगर जैसे मैंने पहले समझाया कि जो रिएक्टिविटी है कीटोन की वो एस्टर से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो R- है एस्टर पे रिएक्शन नहीं करेगा बट कीटोन पे करेगा और इस तरीके से प्रोडक्ट देगा। तो ये सभी कॉन्सेप्ट हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में समझने हैं, तो यहाँ पे इसका बेसिक्स हम समझ लेते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज मेरे पास एक सिस्टम है और मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 1 इक्विवेलेंट लेता हूँ, तो सबसे पहले रिएक्शन कहाँ होगी वो देखते हैं। तो इस सिस्टम में हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है एल्डिहाइड, कीटोन एंड एस्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की है कंपेयर टू कीटोन एंड एस्टर। तो जो फर्स्ट इक्विवेलेंट होगा RMgx का वो एल्डिहाइड पे रिएक्शन करेगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो कीटोन पे रिएक्शन करेगा, एस्टर पे नहीं, क्योंकि कीटोन की रिएक्टिविटी एस्टर से ज़्यादा है। तो नेक्स्ट R- अटैक करेगा कीटोन पे और ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर वर्कअप से हाइड्रोजन आ जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से रिएक्टिविटी हमें मैकेनिज्म में यूज़ होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। तो फ्रेंड्स, अल्कोहल 3 तरीके से हो सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। तो एक बात हमें समझती है, किसी भी बॉन्ड की रिएक्टिविटी उस बॉन्ड की पोलरिटी पे डिपेंड करती है, मतलब कि रिएक्टिविटी ऑफ बॉन्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। जितना बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम एग्जाम्पल से। तो फर्स्ट है इथाइल अल्कोहल, देन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, देन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसमें देखिए यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करवाता हूँ तो मेरे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करवाने के बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन जनरेट होता है और यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन जनरेट होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल 3rd नंबर वाला होगा, तो इसकी बॉन्ड पोलरिटी सबसे ज़्यादा होगी कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल। तो CO बॉन्ड की पोलरिटी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगी और लेफ्ट टू राइट जाने पर रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम OH बॉन्ड की पोलरिटी, OH बॉन्ड की रिएक्टिविटी। तो OH बॉन्ड की रिएक्टिविटी हम एसिडिटी के कॉन्सेप्ट में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है एंड टर्शरी अल्कोहल है। तो इसमें क्या होगा,
जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, तो इंडक्टिव इफेक्ट की मात्रा इंक्रीज हो रही है। मतलब कि यहाँ पे देखिए एक आर ग्रुप है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, यहाँ पे 2 आर ग्रुप है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा इंक्रीज होगा, और यहाँ पे 3 आर ग्रुप है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा इंक्रीज होगा। जितना निगेटिव चार्ज ज़्यादा इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, मतलब कि वो हाइड्रोजन वहाँ से इजीली रिमूव नहीं करेगा। तो इसलिए बोल सकते हैं हम कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगी तो एसिडिटी डिक्रीज होगी। फ्रेंड्स, ये सभी कॉन्सेप्ट आप एक एक लिखते रहिए कॉपी में, तभी आपको जीओसी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिटी इंक्रीजेस। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे इंक्रीज हो रही है, और जैसे ही बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, और इसी वजह से एसिडिटी भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ OH बॉन्ड। मतलब ये जो OH बॉन्ड टूटता है तो उससे जो कॉन्सेप्ट है जो हमें आगे क्वेश्चंस में भी यूज़ होंगे और रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने भी यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, देन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन, टोसाइलेशन एंड ब्रोमाइलेशन। ओके, तो ये सभी रिएक्शन हम बारी बारी से पढ़ेंगे। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, तो फ्रेंड्स कोई भी अगर एसिड की रिएक्शन हम बेस के साथ करवाते हैं तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा उतना ही एसिड की एसिडिसिटी ज़्यादा होगी। तो आप ये बात नोट कर लीजिए। ओके, तो मतलब कि मेरे पास कोई एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस अगर ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब कि जो उसके पास जो नेगेटिव चार्ज होगा अगर वो डिक्रीज होता है तो मतलब उसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होने पे हम बोल सकते हैं कि वो एसिड ज़्यादा एसिडिक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास सपोज इथाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड टर्शिब्यूटाइल अल्कोहल, उनके कॉन्जुगेट बेस है मेरे पास। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें प्लस आई इफेक्ट से इसमें नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसमें 2 प्लस आई वाले ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ये बात नोट कर लीजिए, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। मतलब कि यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाऊँगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिक्रीज हो रही है। तो मतलब क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो इनके एसिड होंगे उनकी एसिडिसिटी डिक्रीज होगी। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो इसमें फर्स्ट है CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH। तो देखिए फर्स्ट वाले ग्रुप में एक मिथाइल ग्रुप है जिसकी प्लस आई इफेक्ट है, नेक्स्ट में 2 कार्बन है जिसकी प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे 3 कार्बन तो उससे और ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद 4 कार्बन है तो उसमें और भी ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रही है, मतलब कि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होगा 4 3 2 1। और जैसे ही प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है एसिडिटी डिक्रीज होती है, और माइनस का इफेक्ट इंक्रीज होती है तो एसिडिटी इंक्रीज होती है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 2 3 एंड 4।
इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 CH2OH, CH3 CH CH3 CH2OH, CH3 CHOH CH2 CH3, देन टर्शरी अल्कोहल है। तो फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले ही बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। तो इसमें प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पे हम पहले एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल है और इसमें प्लस आई इफेक्ट डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी कम हो रही है और यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में से प्लस आई इफेक्ट किसकी ज़्यादा होगी? 2 नंबर वाले की। ओके, और 1 नंबर वाले की उससे कम होगी। तो मतलब ये दोनों ज़्यादा एसिडिक होंगे। ओके, तो सबसे पहले एसिडिक कौन होगा? 1 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला। यहाँ पे दोनों ही सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे और यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल इज़ मोर एसिडिक देन टर्शरी। तो यहाँ पे उसके बाद ये एसिडिक होगा फिर ये होगा। तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? 4 3 2 1 एंड एसिडिटी का ऑर्डर होगा 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? सपोज मेरे पास कोई एसिड है और उसकी मैं अल्कोहल से रिएक्शन करवाता हूँ तो दोनों को मिक्स करके हम एस्टर बना सकते हैं। मगर ये रिएक्शन दोनों को मिक्स करने से नहीं होगी, कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और कैटलिस्ट के तौर पे हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिखते हैं। तो ये रिएक्शन H2SO4 के बिना पॉसिबल नहीं है। दोनों को मिक्स करने से एस्टर नहीं बनता, इसलिए हमें H2SO4 का यूज़ करना ही पड़ता है। ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिएक्शन सिर्फ H2SO4 की प्रेजेंस में ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होगा, जो RCOOH होगा उसमें जो यहाँ से लोन पेयर होके वो H2SO4 के H+ पर अटैक करेंगे और इस तरीके से सिस्टम बनाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज डेवलप होगा और उसकी वजह से ऑक्सीजन इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने की ट्राई करेगा, इसी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी और जो अल्कोहल होगा वो एज न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और इस तरीके से सिस्टम बनाएगा। फिर ये जो रिवर्सिबल सिस्टम है वो यहाँ से इंटर प्रोटॉन एक्सचेंज करती है और इस तरीके से सिस्टम बनाएगा और फिर यहाँ से OH के लोन पेयर H2O को दूर करेंगे और ये सिस्टम बनेगा और फिर लास्ट में H+ फिर से मिल जाएगा और हमारा एस्टर बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से होगा हमारा एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एसाइलेशन। तो फ्रेंड्स एसाइलेशन क्या है? तो एसाइलेशन से पढ़ने से पहले हम समझना है कि एसाइल ग्रुप क्या है। तो जो CH3CO है इस ग्रुप को बोलते हैं हम एसाइल ग्रुप। ओके, तो CH3CO ग्रुप है वो हमारा एसाइल ग्रुप है और ये ग्रुप को हम अगर एंटर करते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एसाइलेशन। तो स्टार्ट करते हैं एसिड डेरिवेटिव से। तो फ्रेंड्स जो भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं मतलब जो हमारा RCOOH है इससे जो बने हैं उसको बोलते हैं हम एसिड डेरिवेटिव्स। तो जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, मतलब कि इनका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक होता है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इनको मिलता है वो तुरंत ही इन पर अटैक कर देता है और जो रिएक्शन होती है उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल पे, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को नीचे पुश करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप दूर होगा। तो इन शॉर्ट ये रिएक्शन कैसी हुई, पहले एडिशन हुआ उसके बाद एलिमिनेशन हुआ। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे L = OCOR हुआ तो उसे बोलेंगे हम एनहाइड्राइड। ओके, अगर L की जगह OR हुआ तो उसे बोलेंगे एस्टर, Cl हुआ तो उसे बोलेंगे एसिड हैलाइड और NR2 हुआ तो उसे बोलेंगे अमाइड। ओके,
तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि एसिड डेरिवेटिव हो गए वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, और जैसे ही उनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होती है उनकी रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज होती है। ओके, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं SN2AE रिएक्शन। मतलब यहाँ पे S इज इक्वल टू सब्सटीट्यूशन, N डिनोट्स न्यूक्लियोफिलिक, A डिनोट्स एडिशन रिएक्शन, E डिनोट्स एलिमिनेशन रिएक्शन, हियर 2 डिनोट्स बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, तो इस रिएक्शन को हम एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। गिव द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव टुवर्ड्स SN2AE रिएक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है अमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है अमाइड, इसमें +R इफेक्ट शो करेगी, मतलब यहाँ की इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज होगी +R ग्रुप की वजह से। यहाँ पे एस्टर की जो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी डिक्रीज होती है +R की इफेक्ट की मदद से। बट जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो ये इसकी +R इफेक्ट नाइट्रोजन से कम होगी, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी कंपेयर टू अमाइड। ओके, यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन है उसकी +R इफेक्ट शो करेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, तो इससे ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे -I इफेक्ट है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी एसिड क्लोराइड की होगी। तो देख सकते हैं हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज़ हो रही है, और जैसे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज़ होती है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। ओके, तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ SN2AE रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2AE रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहले है RCOF, RCOCl, RCOBr एंड RCOI। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो FClBrI है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो -I इफेक्ट भी डिक्रीज होगी, तो -I इफेक्ट डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज होगी तो SN2AE रिएक्शन का रेट भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है COCl ट्वाइस, COOET ट्वाइस, COOET-Cl। तो देखिए फर्स्ट में है, इसमें दोनों तरफ -I इफेक्ट वाले एटम है, मतलब क्लोरीन की इफेक्ट -I है। नेक्स्ट है OET, तो ये दोनों ग्रुप +R इफेक्ट शो करेंगे, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करेगी। और यहाँ पे एक ग्रुप +R वाला है और एक ग्रुप -R वाला है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कौन इंक्रीज करेगा, -I इफेक्ट वाला। तो सबसे पहले ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी आएगी, 1 नंबर वाले की, फिर उसके बाद +R एंड -I वाला, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर रहा है और एक इंक्रीज कर रहा है, तो नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर में 3rd नंबर, फिर उसके बाद आएगा 2 नंबर। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करेगी, जो पास वाले ग्रुप हो गए उस पे, और रेट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर है 132, तो रेट ऑफ रिएक्शन का भी ऑर्डर होगा 132। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं एसाइलेशन एंड इट्स मैकेनिज्म। तो फ्रेंड्स सपोज मेरे पास CH3COCl है और उसकी रिएक्शन मैं फिनॉल से करवाता हूँ pyridine की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये H और ये Cl यहाँ से निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे जो CH3CO है उसे हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। ओके, तो मैकेनिज्म देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्लोरीन की -I इफेक्ट ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, तो जो फिनोल है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और यहाँ पे अटैक करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को नीचे पुश करेगा और यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म होगा, और यहाँ पे जो H+, यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे H होगा वो pyridine निकाल देगा और प्रोडक्ट बनाएगा।
ओके, तो चलिए इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है, इसमें हम CH3COCl का एक इक्विवेलेंट लेते हैं, तो नाइट्रोजन पे अटैक करेगा या फिर ऑक्सीजन पे, चलिए देखते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है इसे बोलते हैं हम केमो सेलेक्टिविटी, तो वो हमें आगे पढ़ना है, वो क्लेडन से भी मैं पढ़ाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा, और जो ज़्यादा बेसिक होगा तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, तो ये इजीली इस पे अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रोजन पे COCH3। ओके, यहाँ पर भी देखिए ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये पहले अटैक करेगा CH3CO पर और ये एसिटेनिलाइड बनाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इसमें भी देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है कंपेयर टू OH, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, नाइट्रोजन पे। ओके, और लास्ट देखते हैं टोसाइलेशन एंड ब्रोमाइलेशन। तो फ्रेंड्स सपोज मेरे पास CH3CH2OH है, ये मेरा प्राइमरी एल्कोहल है, और मुझे रिएक्शन क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल से इसको सब्सटीट्यूट करना है SN2 रिएक्शन से। तो जैसे ही मैं न्यूक्लियोफाइल लाऊंगा तो वो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जो OH है वो बैड लिविंग ग्रुप है, वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। उसकी वजह ये क्या करेगा, प्रोटॉन खींचने की ट्राई करेगा ऑक्सीजन से, तो ये जो रिएक्शन होगी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस OH को मैं किसी अच्छे गुड लिविंग में कन्वर्ट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाता हूँ, तो ये रिएक्शन इजीली हो जाएगी। तो अब मुझे क्या करना होगा कि जिससे OH को मैं अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकूँ, तो उसके लिए 3 मेथड है। सबसे पहले है टोसाइलेशन। तो फ्रेंड्स इस टोसाइलेशन मेथड में हम इस रिएजेंट का यूज़ करते हैं टोसाइल क्लोराइड। तो इसका स्ट्रक्चर है CH3C6H4SO2Cl। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएजेंट है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, वेट, ये जो ऑक्सीजन होगा वो यहाँ पे क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, और क्या बनाएगा, TSOR। ओके, यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, OH कन्वर्ट होगा OTS में, और जो ये OTS है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो इजीली लीव कर देगा R से। तो क्या होगा, ये जो मेरा है OTS, अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे OTS इजीली लीव करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगा। तो आप देख सकते हैं कि OH को हमने कन्वर्ट किया OTS में, और OTS इजीली न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि जो OTS है टोसाइलेट आयन, वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, तो मैं सबसे पहले उसकी रिएक्शन करवाऊंगा TSCl टोसाइल क्लोराइड से। तो ये जो OH है वो कन्वर्ट हो जाएगा OTS से और HCl रिलीज़ होगा। फिर उसके बाद OTS की हम न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाएंगे, तो ये इजीली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और हमारी प्रोडक्ट मिल जाएगी। ओके, तो अगर टोसाइलेशन नहीं करवाना है तो हम दूसरी एक मेथड है ब्रोमाइलेशन। तो इसमें क्या करते हैं, हम ये रिएजेंट का यूज़ करते हैं, और जो ROH है उसके जो ऑक्सीजन है उसके लोन पर यहाँ पे अटैक करेंगे और यहाँ से क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे और ROBS बनाएंगे। इसको हम बोलेंगे BSCl, इसको शॉर्ट में बोलेंगे BSCl। तो ROH कन्वर्ट होगा ROBS से, और जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये OBS इजीली लीव करेगा और SN2 रिएक्शन से प्रोडक्ट बना देगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोसाइलेट आयन है वो बहुत ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है। तो इसी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाएगी। ओके, एक तीसरी मेथड है ट्राइफ्लेशन। तो इसमें क्या होगा, जो ये रिएजेंट है, तो ये जो CF3SO2Cl है उसकी रिएक्शन हम ROH से करवाएंगे, तो वो क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और ROTF बनाएगा। इसे हम TFCl भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। ओके, ROTF बनाएगा। फिर जो ROTF होगा उसको हम न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के हम RNU बना सकते हैं।
ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये जो डाई अल्कोहल है उसकी रिएक्शन हम अगर टोसाइल क्लोराइड की pyridine की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो OH है वो प्राइमरी है और यहाँ पे टर्शरी है। तो यहाँ पे हम बेसिक मीडिया में रिएक्शन करवाते हैं तो जो एसिडिक प्रोटॉन होगा वहाँ से रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिए आप टर्शरी अल्कोहल, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है। तो इजीली रिएक्शन कहाँ पे होगी, जो लेस हिंड्रेड होगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से हाइड्रोजन को रिलीज़ कर पाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, ये बनेगी प्रोडक्ट OTS। ओके, तो ये प्रोडक्ट बनेगी। और इंडक्टिव इफेक्ट की नेक्स्ट एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है और आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो पूरा था उसकी मैं ड्राइव लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और जो अगला वीडियो था उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।